हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा 9th एंड 10th। मेरा नाम राघव है। आज की वीडियो में हम ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, तो जितने भी चैप्टर्स है मैथ्स के उसके एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट के किए हमने, फिर सर्कल के किए, फिर प्रोबेबिलिटी के किए, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ही प्यार बरसाया तुमने। अब हम करने वाले लास्ट चैप्टर जो टर्म 1 का है वो है ट्राइंगल्स। ठीक है, मतलब लास्ट आज कि हम लास्ट करा रहे हैं इसको। अब यार ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस बार टर्म 1 में। क्यों? क्योंकि इस बार एमसीक्यू का पेपर है, तो जितने भी तुम्हारी प्रूफ वाले क्वेश्चन थे जो बहुत ही बढ़िया आते थे वो सारे हट चुके हैं। तो तुम सीधा जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट से फॉर्मूलेज है उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और प्रूफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं प्रूफ रिलेटेड भी जो एमसीक्यू में डाल रखे हैं, तो वो कुछ करने होंगे पर ज़्यादा नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है ट्राइंगल्स, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है। इवन इन 11th 12th जो भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम का एक चैप्टर आएगा तुम्हारा बाद में जेई में, दिस इज़ अ गुड चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किया ट्राइंगल्स को स्टार्ट करते हैं। और आई होप यार, पहली बात तो एक ही है कि अपनी कॉपी पेन निकालो। दिस इज़ अ क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो तुम जैसे अब क्वेश्चन देखोगे, मैं पहला कराऊंगा, तो तुम्हें क्वेश्चन सुनते ही पॉज करके खुद निपटाना है सबसे पहले। तो तुम्हें हर जितने भी क्वेश्चन आते रहेगी ऐसे ही चलना है, तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं। जो नहीं होते उसमें मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत ट्राइंगल्स को। पहला क्वेश्चन। ऑल्सो क्वेश्चन कराते कराते यार मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें थ्योरी भी कराई दूंगा, क्योंकि थ्योरी हमने इसकी कवर नहीं किया अभी तक, तो वो चीज़ रहेगी। एंड ऑल्सो इसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, ठीक है, ब्यूटिफुली सॉल्व्ड मतलब जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे वो हम तुम्हें करा सकते हैं, क्योंकि वो डन है। तो अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट वीडियो उसकी आ जाएगी कि ट्राइंगल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स such that D is the midpoint of BC. Ratio of areas of triangle ABC and BD is. यहाँ पे यार स्टार्ट कराने से पहले कुछ कुछ तो मैं करा ही देता हूँ तुम्हें कि सिमिलैरिटी क्या होती है। सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर तुम्हें बिल्कुल ही हवा ही नहीं लगी इस चीज़ की, तुम्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो वो हम तुम्हें बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम सब जानते हो ट्राइंगल ऐसा होता है कुछ। ट्राइंगल शेप तो सब जानते ही यार ट्राइंगल के बारे में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में तो तुम लोगों को। ठीक है, मान लेते हैं ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे होने वाली है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है? अब तुम्हें ऑफ कोर्स इसका प्रूफ तो याद करना नहीं है, तुम्हारी मौज है, क्योंकि एमसीक्यूज है तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारी तो मौज है ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में सीन क्या है थेल्स का। इसने क्या बोला था कि कोई भी ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी फॉर्म का हो। अब तुम में से कई बच्चे बोले यार एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो भाई पढ़ क्या हो फिर। ठीक है, देखो मैं फिर भी कुछ कुछ क्लासिफिकेशन बता देता हूँ तुम्हें। ऑफ कोर्स जो हमारा ट्राइंगल है वो एंगल के बेस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे इसके तीनों एंगल मेरे एक्यूट है, या फिर तुम्हारा ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 होता है। दो एंगल 90 कभी नहीं हो सकते ट्राइंगल में। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बचपन में पढ़ चुके हो और कुछ भी नहीं करना तुम्हें यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, ये सब आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाली बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे तुम्हें। तो एंगल के बेस पे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल यार ऐसे होते हैं तुम्हारे। ठीक है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल तुम्हारे ऐसे होते हैं जिसमें एक एंगल तुम्हारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, बाकी ऑफ कोर्स छोटे ही होंगे। तो ऑब्ट्यूस का मतलब ये होता है। फिर तुम्हारा साइड के बेसिस पे होता है कि अगर तीनों साइड की लेंथ बराबर है तो क्या कहते हैं, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। अगर तीनों हमारी साइड बराबर है, अगर कोई दो साइड भी बराबर है यार, जैसे इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तीसरी अनइक्वल है, तो इसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारी तीनों साइड अनइक्वल है, जैसे मान लो इस ट्रायंगल में दिख रहा है हमको तीनों साइड अलग है, तो इट इज़ नोन एज अ स्केलिन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, ये जो मैंने जितने मेंशन किए, कोई भी ट्रायंगल हो यार यहाँ पे, उसमें अगर मैं किसी एक साइड से पैरेलल, जैसे मैं BC को उठा रहा हूँ अभी के लिए, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल, जो कि ऑफ कोर्स यार कहीं ना कहीं कट करेगी ज़रूर। ठीक है, किसको? AB और AC साइड्स को, चाहे लाइन कहीं भी हो। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कट करती है और ये बस मुझे बस एक बात दे रखी है कि यार ये तो यार पैरेलल है इससे, तो एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि AB अपॉन AB, सॉरी, मान लो कि ये कट कर रही है तो ये कुछ पॉइंट्स पे कट करेगी ना, ऑफ कोर्स D और E उन पॉइंट्स को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि AD अपॉन DB इज ऑलवेज इक्वल टू AE अपॉन EC। काफ़ी सारे बच्चों को तुम में से ये बात पता भी होगी, जिनको नहीं पता वो जान लो यहाँ पे कि अगर कोई पैरेलल लाइन कट करी तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसी के बेसिस पे तुम बहुत सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो। ऑल्सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस थिंग अपॉन दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू
DE/BC, याद रखना, ठीक है। तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा भैया, ये अलग चीज़ है, ये अभी सिमिलैरिटी के टाइम आएगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू होती है DE/BC, क्या होता है AE/AC, फुल लेंथ अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा थेल्स थ्योरम था, बड़ा छोटी सी चीज़ थी और कुछ भी नहीं था इसमें, कि कोई भी पैरेलल लाइन खींचते हो तो ऐसा रेशो आता है। इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हारे। अगर यार मैं कहता हूँ इसके बाद हमारा सिमिलैरिटी क्या होती है ट्राइंगल्स की, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में बताऊँगा तुम्हें यार, कोई यहाँ पे ट्राइंगल्स का लेक्चर नहीं ले रहा हूँ मैं, वो चीज़ जब करेंगे तो उसको भी बड़े प्यार और ढंग से करेंगे। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है, ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए थी। कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल डिट्टो सेम हो। जैसे ये एक ट्राइंगल है मेरा पहला, अगर एक ट्राइंगल मैं इसकी सीधा डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी उठा लूँ, दीज टू ट्राइंगल्स फॉर एग्जाम्पल ABC and DEF, they are said to be congruent if they are exactly the same, they can overlap on each other। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ तो exactly मैच कर दे, इसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें ऑफ कोर्स साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स इक्वल, तो सब कुछ सेम होता है, ट्राइंगल ही सेम होता है, तो कुछ खास होता नहीं है। अगर बात करें यार सिमिलर ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, अगेन मैं इस ट्राइंगल को उठाता हूँ ABC। सिमिलर ट्राइंगल्स से पहले हमेशा जब भी कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा भी रहा होगा तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ज़रूर बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ही क्यों, ज़रा यार एक बात सोचो तुम, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ABC, मैं इसको इक्विलेटरल मान रहा हूँ, ठीक है। तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तीनों एंगल, इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड सेम हो और तीनों एंगल 60 हो, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। अब यार ये तो वेरियस साइजेस में अवेलेबल हो सकता है, यहाँ मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ वेरियस साइजेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यार एक ऐसा ट्राइंगल भी तो, मतलब इसको अगर मैं छोटा भी कर दूं, मान लेते हैं हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के लेट से कॉपी करता हूं और पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है, और इसका साइज़ कम कर देता हूं, अब इस ट्राइंगल का नाम है DEF, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स रहेगा। इसकी भी तीनों साइड इक्वल है, छोटी है लेकिन इक्वल है, एंगल तीनों 60 है। ऐसे दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कहलाते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। इवन अगर मान लेते हैं ना कि हम यार ये देखो एंगल्स को अभी के लिए हटा देते हैं ना, थोड़ा अच्छे से हटाते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखो गाइस, अगर मैं मान लेता हूँ कि दो रैंडम ट्राइंगल्स है, दोनों में बस फ़र्क इतना है कि दूसरा ट्राइंगल उसको छोटा कर दिया गया है हर चीज़ में। ध्यान रखना, मान लेते हैं एंगल है 1, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3, और यहाँ पे भी यही तीनों एंगल सेम है 1, 2 और 3, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे कभी भी दो ट्राइंगल्स ABC और DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट ऐसे होते थे, ठीक है। जब मैं ऐसा वाला साइन बनाता था इक्वल टू के ऊपर ये ऐसी चीज़ लगाता था। सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है कि ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब सिमिलैरिटी में सिर्फ ये लगाते हैं, हम इक्वल टू नहीं लगाते, क्योंकि ट्राइंगल्स बराबर नहीं है, बस आपस में सेम दिखते हैं। और बेसिकली दो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, उसी एक ट्राइंगल को या तो छोटा कर दो या बड़ा कर दो। जैसे मान लो सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल को ऐसे उठा लेता और एक और ट्राइंगल कोई बनाऊंगा यार तुम्हारे सामने, ये देखो, इसको हम वापस से कॉपी करके अगर यहाँ उठा ले, इसको बहुत ही विशाल बना दे, तो ये भी सिमिलर है इससे। समझ आ रहा है तुम्हें बात? तो वेरियस सिमिलर ट्राइंगल्स हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये तो बेसिक सिमिलैरिटी की बात हो गई। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं तो हम अभी तक जान चुके होंगे, जब उनके एंगल्स बराबर हो। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल इज सिमिलर। इसको हम एक्चुअली ये भी कहते हैं, जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो हमने साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, राइट। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया होते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स है। ऑल्सो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि सेम ही ट्राइंगल्स हैं, तो वो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी होगा। अब जैसे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी होती है हमारी, इसको ना हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। दो एंगल क्यों लगा रखे हैं अब मैंने यहाँ पे, क्यों?
अगर मैं ये बोलूँ तुमसे कि ये एंगल थर्ड नहीं है, ये नहीं दे रखा है ऐसा, बस ये दे रखा है कि इसका 1 है और इसमें भी वो सेम एंगल है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, क्या है फिर भी सिमिलर है? हाँ ऑफ कोर्स ये भी 3 होगा, अपने आप ही 3 होगा, अगर दे नहीं रखा तो भी 3 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है ना यार, जब इन तीनों का सम भी मेरा 180 है और इन तीनों का सम भी 180 है तो ये दोनों तो बराबर होने ही पड़ेगी ना। तो गाइस इसलिए हम इसको डबल ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं, क्योंकि अगर 2 एंगल भी सेम है ट्राइंगल्स के तो वो दोनों सिमिलर है। अब यार सिमिलैरिटी में यार एक और क्राइटेरिया होता है, साइड 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 सिमिलैरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास सिमिलरली नहीं है सिमिलैरिटी है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और मेरे पास एक ट्राइंगल है DEF, ठीक है, ये आपस में सिमिलर तब भी होते हैं अगर इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है AB/D, ठीक है, ठीक है, AB/D इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। अगर ये भी बराबर है तो भी ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब तीनों एंगल भी सेम है। तो अगर मेरे को इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे इन ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूँ, मुझे बस ये दे रखा कि यार ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, जैसे मान लेते हैं ना यार कि ये मान लो 6, 5, 7, ठीक है, एक्चुअली ज़्यादा ले लेते हैं, मान लेते हैं लेंथ है 6, ये है 5, ये है 7 और ये लेंथ है हमारी 10, ये है 12 और ये है 14। बस ये दे रखा है, मेरे को एंगलों के बारे में कुछ नहीं दे रखा था। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? यस, क्योंकि 12/6 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 14/7। अगर ये दोनों भी है मेरे सेम तो बिल्कुल सही है। सिमिलरली यार यहाँ पे एक हमारी ये भी होती है, क्या बोलते हैं इसको हम, कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी भी होती है, इसको कंफ्यूज मत करना कॉन्ग्रुएंसी से। अगेन यार ये भी यही कहती है कि हमारे पास अगर 2 ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये और ये हमारा ABC और ये हमारा DE और F, ठीक है, और अगर मुझे ये दे रखा है कि AB/DE ये सेम नहीं है दोनों, वो लिखने के लिए मैंने बनाया इज इक्वल टू BC/EF। ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ध्यान रखना, दिस अपॉन दिस एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो भी सिमिलर है ट्राइंगल्स, अपने आप ही ये रेशियो बराबर होगी ही होगी। ये मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो बट प्रूव आ ही नहीं रहा है तुम्हारा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। कभी भी 2 ट्राइंगल्स अगर मेरे सिमिलर होते हैं तो मेन चीज़ क्या है, तीनों एंगल सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे यार ध्यान रखना, इसको ना हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना सकते, मतलब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी होता था। अगर मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दैट डज नॉट मीन कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कुछ भी बना दूँ मैं EDF कर दूँ इसका, बिल्कुल कतई नहीं। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ABC DEF का मतलब ही ये होता है कि मेरा एंगल A एंगल D के बराबर होगा, मेरा एंगल B एंगल E के बराबर होगा, मेरा एंगल C एंगल F के बराबर होगा, मेरा AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF, ये भी पक्का होगा। ये होता है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग विद दिस सिमिलर ट्राइंगल्स थिंक द थेल्स थ्योरम दैट वी टॉक्ड अबाउट, कि हमारा दिस अपॉन दिस अगर एक पैरेलल लाइन जाती है, ये सब मिला के छुटपुट बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो चुटकी में तो मतलब इतने प्यार से सॉल्व कर सकते हो ना। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन चैप्टर है, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि प्रूफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते यार आज के इसको, और बीच बीच में भी मैं तुम्हें थ्योरीज कुछ बताते रहूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन, अच्छा एरियाज वाली तो मैंने बात ही नहीं बताई, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल भी है, वो अभी बता देता हूँ तुम्हें। देखो ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर मैं ABC को पहले ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कभी भी ऐसा कुछ आता है ना तो ड्रॉइंग इज मस्ट। काश ट्राइंगल बन जाता है ढंग से इक्विलेटरल सा, ये रहा, ऑल राइट। तो मान लेते हैं यार ये है मेरा A, ये है B और ये है C, ये है A, ये है B और ये है C। पहले ही बढ़िया लग रहा था ज़्यादा, ठीक है। मेरे को दे रखा है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D एग्जैक्टली यहाँ पे लाया करता है। एंड फिर BDE कोई ट्राइंगल होगा, BDE वो भी एक इक्विलेटरल है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो मेरा BDE, ये है ट्राइंगल BDE, अगर अच्छे से बन गया तो ये देखो, या तो मेरा जो BDE है या तो वो ये होगा, ऑल राइट, ठीक है। या फिर BDE क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी लग सकता था, यहाँ पे एग्जैक्टली होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं फॉर BDE, वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर BDE, ऑल राइट। तो मेरा E यहाँ पे भी हो सकता है और मेरा E डैश यहाँ पे भी हो सकता है। तो दोनों ट्राइंगल्स या तो मेरा ये है या फिर ये है, एनीवेज दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मुझे बस ये दे रखा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ट्राइंगल ABC इज टू BD, जो इसका एरिया और इसका एरिया में क्या फ़र्क है। अगर तुम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मिड पॉइंट थ्योरम से सब कुछ बता सकते हो। ये मिड पे लाई कर रहा है ना मेरा, तो इसका एरिया निकाल सकते हो और इसका एरिया निकाल सकते हो। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है L BD की, तो मेरी AC की लेंथ हो जाएगी 2L, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 2L है, ये भी 2L, ये भी 2L, ये L, ये L, ये L, तो बस एरिया निकाल दो। BD का एरिया मुझे निकालना है रेशियो ऑफ ABC टू BD, तो एरिया ऑफ ABC कितना होता है, √3/4, इक्विलेटरल का फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें, √3/4 A², ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा √3/4 2L का स्क्वायर, ये मेरा ABC की बात कर रहा हूँ, अपॉन √3/4 L का स्क्वायर। तो आंसर क्लियरली मेरा 4:1 आ गया है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा होगा C एब्सोल्युटली इज करेक्ट, ठीक है, C इज एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे। अब यार ये जो है, क्या हमें ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा हर बार? क्या पता इक्विलेटरल ना दे रखा हो ट्राइंगल तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन जनरल। अब यहाँ पे अगर मैं अगेन एक थ्योरी तुम्हें बताऊँ, ठीक है, रेशो मतलब एरिया का रिलेशन ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। इससे मेरा क्या मतलब हुआ यार ये बोलने से कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है यार जो कि सिमिलर है, तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया, सर्कल नहीं यार ट्राइंगल है, क्या कर रहा है ये, गुड नोट्स, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल हो गया। अब मान लेते हैं यार कि इसकी एग्जैक्टली अगर मैं कॉपी बनाऊं, जो कि सिमिलरिटी क्या होती है, कॉपी होती है बट साइज डिफरेंट होता है, सेम भी हो सकता है पर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा ए बी और सी एक ट्राइंगल है और डी ई और एफ एक ट्राइंगल है, यहाँ पे दोनों सिमिलर है, तो दोनों ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके है, ये इसके है, समझ रहे हो, उसी ऑर्डर में सिमिलर है, ठीक है। तो इनके रेशियो ऑफ एरियाज पता कितना होता है, मान लेते हैं कि हम क्योंकि जानते हैं ना कि देखो AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ऑर्डर से चल रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये बातें होती है हमारी 6 बातें, किसके बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एरिया इनका पता है क्या होता है, अगर मैं ये बोलूँ इनका रेशियो ऑफ एरियाज कितना होगा, इनका रेशियो ऑफ लेंथ कितना है, दिस अपॉन दिस, द रेशियो ऑफ एरियाज इज दिस। एरिया का रेशियो होता है हमारा यही AB अपॉन डी का स्क्वायर, क्योंकि इनके रेशियो, लेंथ का रेशियो क्या है, AB अपॉन डी, ठीक है, क्योंकि वही इसके बराबर है और वही इसके बराबर है। तो एरिया का रेशियो क्या है, AB अपॉन इसका स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर। जो ये स्क्वायर निकल के आएगा वो होगी इसका A1 मान लो एरिया, इसका A2, इनके एरिया का रेशियो इनकी नॉर्मल जो लेंथ का रेशियो होता था उसका स्क्वायर होता है। ये एक थ्योरम है एरियाज का। तो अगर हम सिर्फ ये क्वेश्चन उससे करें तो मैं जानता हूँ कि जो मेरा ABC और BDE है, इसमें AB, इसमें यार मेरा यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर AB अपॉन BD अगर मैं करूँ तो इसकी लेंथ आ रही थी मेरी कितनी, 2:1। क्यों, क्योंकि AB या फिर AB और BC सेम है, इक्विलेटरल है, वो इससे डबल है, वो इससे क्या है, डबल है यहाँ पे, तो इसलिए उसकी लेंथ ये हो गई 2:1 आ गया। तो जो हमारा एरिया का रेशियो होगा वो हमेशा होगा इसका स्क्वायर, AB अपॉन BD का स्क्वायर, यानी कि 4:1। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थ्योरम तुम्हें याद होना चाहिए और इससे डायरेक्ट आंसर चुटकियों में ऐसे आएगी, सीधा सीधा अब तुम करोगे, एक क्वेश्चन में डायरेक्टली करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे दे रखा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। मान लो यार एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो है 4:9। ऑफकोर्स ये भी 4:9 होगा और ये भी 4:9 होगा। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, इसका स्क्वायर 16:81। खत्म, बाय बाय टाटा, ऐसे फिनिश क्वेश्चन होते हैं यार ये, ठीक है। सीधा 1 सेकंड भी नहीं लगाना तुम्हें इसको सॉल्व करते हुए। बस यार गड़बड़ी क्या ना कर देना, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएगी सेम, 16/81 और 81/16, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ऑर्डर देखना, यहाँ 4:9 लिखा है तो आंसर इसी के अकॉर्डिंग होगा, और कोई मिस्टेक नहीं होती इसमें, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ हम आ जाते हैं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी के ऊपर, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, जिससे हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हुआ था, ठीक है। देखते हैं, पहले तो मुझे दे रखा है इन द फिगर गिवन बिलो एंगल BAC इज 90। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है मुझे, क्योंकि यार ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। ऑल्सो
AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री है भाई, और ये भी ऑफ कोर्स 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर मुझसे पूछा गया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, तुम बोलोगे एकदम से कैसे करें, इसको तुम करोगे सिमिलैरिटी से। अगेन यार यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ अबाउट सिमिलैरिटी, जैसा कि मेरा क्वेश्चन के साथ तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ। एक्सरसाइज जो हमारी कुछ 4th या 5th होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। काफ़ी ब्रीफ से बताऊंगा मैं तुम्हें, ढंग से पूरा एक्सप्लेनेशन तो एक लेक्चर वीडियो में ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यार हमारा यहाँ पे क्या कहता है, तुम्हें पता ही है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो, ठीक है, ABC राइट एंगल एट B, तो तुम सब जानते हो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब सबसे ब्यूटीफुल जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता था और कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, वो ये था प्रूव पाइथागोरस थ्योरम बाय ऑल दीज थिंग्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा प्रूफ तो आ नहीं रहा, MCQ है, तो वो चीज़ चली जाएगी, पर वो इससे प्रूफ होती थी। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते पढ़ते उससे अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं कि जब हम B से लेकर एक परपेंडिकुलर गिरे यहाँ पे, जो कि ऑफकोर्स 90 डिग्री बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें कमाल की बात पता है क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ये काम करता हूँ ना 90 वाला, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल से, तो ABD ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर होते हैं, बट उनका पॉइंट अलग होने वाला है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अंधाधुन ABD हमारा CBD से सिमिलर होगा, इसको हमें ढंग से वो नेमिंग देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था यार कि ABC और DEF था, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये सिमिलर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये EDF से भी सिमिलर होगा, वो नेमिंग होना चाहिए। अगर A D से रिलेटेड है, B E से और C F से, समझ रहे हो। अब ये दोनों ट्राइंगल्स, अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है मेरा, तो ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल सिमिलर कैसे और क्यों है, ज़रा हम उसकी बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मान लेते हैं कि यार ये मेरा एंगल है, एंगल हम कुछ नाम दे देते हैं इसको X, और ये एंगल है Y। तो मुझे एक बात बताओ यार, X प्लस Y 90 डिग्री होगा, और ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 होता ही है, बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 है, बच्चों वाली बात है। अब अगर मैं ये तुम्हें एक बात बताऊं कि सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे गौर से देखो इसको, सिर्फ इस पार्ट की, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल है अपने आप में, जिसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की बातें हो रही है, यहाँ पे ABD, D 90 है, ये एंगल X है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल मेरा, ये जो एंगल है ये Y होगा? क्यों? अभी तो बताया, ये भी मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसको एज अ होमवर्क रखो, बहुत ही बच्चों वाली बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ये सब कर सकते हो, इसलिए ये एंगल भी Y होगा, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरा Y है तो X प्लस वाई 90 है, और ऑल्सो इस ट्राइंगल में भी अगर ये कुछ और एंगल था तो ये एंगल प्लस X 90 होगा तो Y ही होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्योंकि मेरे को पता है कि ये टोटल एंगल 90 है और ये Y है, तो ये भी X हो जाएगा, दिस एंगल इज X, ठीक है, दिस एंगल इज X, एंड यहाँ पे इसको हम एक बार के लिए मिटाते हैं, दिस एंगल इज Y, ठीक है। समझ आ रहा है मैंने किया क्या है? पहले मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में अपने आप इसको X और Y ले लिया, सच दैट उनका सम 90 होगा ही 90 हमेशा। क्यों नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। और ये जो मेरा ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये X है तो अपने आप Y बन जाएगा। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी होगी हमारे साथ, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गए? इस ट्राइंगल के एंगल्स क्या है? X Y 90। इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स क्या है? X Y 90। कोई भी दो ट्राइंगल जिनके एंगल सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। बहुत ज़रूरी। बट तुम अंधाधुन ये मत लिखना कि ट्राइंगल ABD, ठीक है, जो ट्राइंगल ABD है कि इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCD जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकता यार, ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर वाइज लिखो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, अगर तुम्हें ऐसी कोई दो ट्राइंगल दे रखे हो और दे रखा हो कि फिगर नहीं बना रखी हो और लिख रखा है कि सिमिलर है, तो या फिर फिगर बना रखी हो, तो कैसे पता लगा कि उसकी नेमिंग कैसे दें? उसको ABC लिखे, BAC लिखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीज़ कैसे देखते हैं। कभी भी ऐसा कुछ सीन हो ना कि मैं कैसे बताऊँ कि ये ट्राइंगल जो इससे सिमिलर है वो किस ऑर्डर में है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंगल बना दिए मैंने अपने XY, अब एंगल के थ्रू चलो। अगर मैं बोलता हूँ ABD,
डी। तो मैं कैसे चल रहा हूँ, सबसे पहले अपना एक ट्राइंगल में अपनी मर्जी से लिख दो नाम ए बी डी, पहले वाले में मर्जी से लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, ये सिमिलर टू ट्राइंगल, अभी देखेंगे हम, ए पे कौन सा एंगल आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी पे हम इसकी बात कर रहे हैं और अभी बी पे 90 नहीं आ रहा, बड़े वाले ट्राइंगल में तो बी पे 90 है, बट इस छोटे ट्राइंगल की अगर सिर्फ बात करें, इसको उखाड़ के लाए तो बी पे वाई आ रहा है और डी पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम यहां पे भी एक ऐसी चीज चूज करेंगे छोटे ट्राइंगल में, ये तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, सच दैट यहां के ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे एक्स आ रहा है, बी पे इस केस में, तो बी, कौन सा जिसपे वाई आ रहा है, सी पे, और 90 डी पे। तो ए बी डी इज सिमिलर टू बी सी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू बी सी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू बी सी डी। ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होगी आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर टू, और मैं ऐसे 3 या 4 ट्राइंगल भी लिख सकता हूँ सिमिलरिटी में आपस में। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू, एक बात बताओ, जो ये चिरकुट चिरकुट से ट्राइंगल है, ये हमारे फुल राइट एंगल ट्राइंगल से सिमिलर होगे क्या? बिल्कुल जी होगे। कैसे होगे? क्योंकि पूरे ट्राइंगल में भी तो यही एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई 90, बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। तो बेसिकली ये बड़ा ट्राइंगल, इसका जो हमने स्प्लिट किया, ये छोटा ट्राइंगल सब आपस में सिमिलर है। अगर मैं छोटे राइट एंगल ट्राइंगल से भी 90 से यहाँ स्प्लिट करूंगा तो ये बचे हुए 2 ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए ओरिजिनल ट्राइंगल से। उस पर भी अगर मैं यहाँ पे कोई स्प्लिट करूंगा और करते रहूँगा, सारे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। उस चीज़ को इग्नोर करो। बट कौन से ट्राइंगल से सिमिलर हो गए तीनों बताओ? हम कैसे चल रहे थे, एक्स वाई 90, बी पे आ रहा था एक्स, सी पे आ रहा था वाई, डी पे आ रहा था 90 छोटे ट्राइंगल में, बी सी डी में। और बड़े ट्राइंगल ए बी सी में एक्स कहाँ है, ए, वाई कहाँ है, सी, और 90 कहाँ है, बी। तो ये आपस में ऐसे सिमिलर है। क्या मुझे ए बी डी लिखना ज़रूरी है? अगर मुझसे पूछा जाए कि ए सी बी के बदले ए बी सी से सिमिलर कौन सा है, तो तुम ऑप्शंस में कैसे टिक करोगे? अगेन ऑर्डर वाइज चलो। मान लो कि मेरे को इसको चेंज करना है और सिमिलैरिटी बरकरार रखनी है, तो इसको तुम ट्राइंगल अगर मान लो ए बी सी करते हो, ए बी सी करते हो, तो मैंने क्या इन दोनों को फ्लिप किया है ना, तो यहां पे भी इन दोनों को चेंज कर दो, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू दिस, और यहां पे भी ट्राइंगल ए डी बी। अब ये तीनों भी आपस में सिमिलर है। तो लिखने का तरीका समझो, वो एंगल सेम होना चाहिए। अगर मैं ए बी सी कह रहा हूं तो x 90 y की बात कर रहा हूं, तो यहां पे भी देखो इस ट्राइंगल में x 90 y, तो ऐसे चलते हैं हम। आई होप यार तुम्हें ये सब चीज़ें समझ आ रही हो। अब अगर क्योंकि ये दोनों ये वाले ट्राइंगल मेरे ऐसे में सिमिलर है, तो हम क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जैसे कि तुम जानते हो हर बार हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या लेना है, ये 90 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में सबसे पहले एंगल्स डिफाइन करो कि मान लेते हैं ये है अल्फा, ओ सॉरी अल्फा थोड़ा ये मान लो x है एंगल, ठीक है, और ये एंगल है y, तो तुम जानते हो कि x प्लस वाई 90 है। अब अगर क्योंकि मेरा ये x है, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो ये x है, ये 90 है, तो ये अपने आप y हो जाएगा, उल्टा y होता है, ठीक है, ये बचा हो जाए इसका एंगल है, ठीक। एक तो कलर ना दूसरे दे देते हैं, एक काम करते हैं y के लिए येलो कलर देते हैं, ये भी y हो जाएगा और ये एंगल भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई 90, ये ट्राइंगल बेसिकली इसी ट्राइंगल का छोटा वर्जन है, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का, और ये वाला भी हमारे इस बड़े ट्राइंगल का एक छोटा वर्जन है, ठीक है। चाहे तो तुम इसको अलग से कटआउट लेके भी देख सकते हो, वो सिमिलर होगा, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे, ठीक है। अब पहले ये देखते हैं कि हम किस किस ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, क्रॉस वाले आएंगे, तो इन छोटे ट्राइंगल्स को एक बार के लिए सिमिलर बना दो, फिर वो रेशो निकालो, सिमिलैरिटी से हमें क्या मिलता है, मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ए बी डी और ए डी सी जो भी है, इनको हम बना देते हैं सिमिलर। सिमिलर कैसे बनाते हैं? अंधाधुन नहीं लिखनी सिमिलैरिटी। कोई भी एक ट्राइंगल चुनो, मैं देख रहा हूँ ए बी डी को चुन रहा हूँ अपने, ए बी डिविलियर्स, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए बी डी, तो ये किससे सिमिलर होगा हमारे इस ट्राइंगल में? तो अगेन यहाँ पे अपना एंगल को चुनो। मैंने ए बी डी लिया है, एक्स वाई 90, तो इस ट्राइंगल में भी तो तुम लो एक्स वाई 90, तो एक्स वाई 90 सी ए डी, इस ऑर्डर में चल रहा हूँ, एक्स वाई 90, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। अगर ऐसा सीन है तो तुम अपना सिमिलैरिटी कंडीशन लिख दो। कभी भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ
कि ए बी अपॉन सी ए, अगेन इसमें भी ऑर्डर में चलना होता है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये जो ये दोनों है दिस अपॉन सी डी, तो ऑर्डर में चलते हैं। ए बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्क्वायरिंग दे रखी है, तो ऐसे कोई दो एक्सप्रेशन चुनो जिसमें कुछ सेम आ रहा है। नोटिस करो इन दोनों में ए डी आ रहा है, तो अगर मैं इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं नोटिस काफ़ी करना होता है, यहाँ प्रैक्टिस की बात है। अगर मैं सिर्फ इसको चूज़ करूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो देखो मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ कि बी डी अपॉन ए डी, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, क्योंकि ये ट्रू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू होगी, यानी कि बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है? हाँ, बी डी सी डी ए डी स्क्वायर, बी डी सी डी ए डी का स्क्वायर, तो ये रहा, सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये चीज़ तो तुम ध्यान भी रखना है, काफ़ी बेसिक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कभी मैं ऐसे गिराता हूँ तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या दे रखा है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी एफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। बहुत ध्यान रखना इस बात का, मैंने पहले ही बताया था कि अगर ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होता है डी ई एफ ट्राइंगल से, इसका यार यहाँ पे मेरा साफ साफ मतलब क्या होता है कि पहली बात तो पेन को थिक करते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसका मतलब होता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये ऑर्डर मेंटेन करना अच्छे से, मैंने 1 2 3 करके भी तुम्हें बताया था। और डी ई एफ से सिमिलर नहीं है, ए बी सी इज़ नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात। ठीक है, और सिमिलर है ई डी एफ से, मैंने यहाँ गलत लिख दिया गाइस, ये है ई डी एफ। ओके, ये मार्क कर लो। ऑल राइट, तो मुझसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बहुत ही धपाधप ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी। तुम क्या करो, ये वाला अपना क्या क्राइटेरिया लगा दो। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्या कहती है कि ए बी अपॉन ई डी, या इसको डी ई लिखो, हर जगह डी ई लिखा होता है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब मेरे पास 3 रिलेशन है यहाँ से, एक तो ये रिलेशन है यार, एक रिलेशन मेरा ये भी है, और एक बड़ा वाला रिलेशन भी है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो एक एक करके हर चीज़ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो यार ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से चेक करते हैं। ए बी इधर दे रखा है, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी, ऐसा कुछ कहीं दे रखा है, ये रहा, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी। लास्ट ऑप्शन देखो यार एक बार, ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू एफ डी एक ही बात है, इज इक्वल टू बी सी इंटू डी। तो ये तो करेक्ट है, इन्होंने नॉट ट्रू पूछा है, ये दोनों सिमिलर है तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख दो ट्रू, दिस इज ट्रू। फिर बात करते हैं अपने दूसरे इसकी, क्या बोलते हैं हम, दूसरा रिलेशन उठाते हैं जिसमें मैं ये और ये उठाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो बी सी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू ई एफ, ये देखो बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ, ए सी इंटू डी एफ। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है कहीं ना कहीं, ए सी इंटू डी एफ बी सी इंटू ई एफ, पहला ही ऑप्शन है और ऐसे ही लिखा है, तो इवन दिस इज ट्रू, हमें नॉट ट्रू क्लिक करना है। अब अपना तीसरा रिलेशन देखते हैं एक बार। तीसरा रिलेशन क्या है यार, वो इन दोनों को कंपेयर करके देखो ज़रा एक बार। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू डी इंटू ए सी। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, चेक करते हैं। ए बी इंटू ई एफ, ए बी ए एफ ए सी इंटू डी, तो ये भी ट्रू है, तो ये तो ट्रू था ही, हम ऑप्शन देखना था, तो ये ट्रू है। तो एक ही ऑप्शन बच गया जो कि मेरा सही आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स होगा पक्का, क्योंकि इन 3 रिलेशंस में नहीं आता है। ठीक है, और अगर मैं इसका करूँ तो ये ऑप्शन है बी सी इंटू डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ई एफ। तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर उसमें लूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब ये जो रिलेशन है पता है कहाँ से आएगा, नॉट सिमिलर से आएगा। तो ये दे रखा है, ज़रा यहाँ देखो, ए बी अपॉन डी, क्लियरली क्योंकि सिमिलर नहीं है तो बराबर भी नहीं होगी, इज़ नॉट इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे तुम कह सकते हो एक्चुअली ए बी अपॉन बी सी नहीं, इस रिलेशन को हम ऐसे रखते हैं, ए बी अपॉन डी, देखो इसको मैं इस साइड ले आया और ई एफ को उधर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ।
ये है हमारा सी ऑप्शन, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ देखो अगर ये ट्राइंगल मेरा सिमिलर ही नहीं है तो इसका मतलब ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, नॉट इक्वल टू। तो ये तो गलत है, ये नहीं है, तो ये चीज़ भी नॉट ट्रू होगी। यहाँ पे ट्रू लिखा है तो ये फॉल्स हो गया, दिस इज करेक्ट। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी अपॉन पी क्यू, देन अब मुझसे पूछेगा कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। ये बहुत ईजी है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है। मैं वापस बताता हूँ, सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। ऑर्डर से चलो, या तो तुम डायग्राम बना दो कि दो ट्राइंगल है यार ए बी सी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ए बी सी। अब यार ये नहीं दे रखा कि ए बी सी पी क्यू आर से सिमिलर है, ऑर्डर अलग होता है ना, पी क्यू आर अलग ट्राइंगल है, क्यू पी आर अलग ट्राइंगल है सिमिलैरिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो मुझे दे रखा है ए बी अपॉन क्यू आर, तो सबसे पहले ए बी अगर ऐसा है तो कुछ ट्राइंगल बनाते हैं क्यू आर, तो क्यू आर, अब ये उल्टा भी हो सकता था, इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, तो बी सी तो यहाँ कहीं पी आर आएगा, तो ठीक है यहाँ रख देते हैं पी, तो ये यही मेरा ट्राइंगल है, देखो इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। तो मैंने सही बना दिया, अगर मान लो मैं यहाँ क्यू लिखता यहाँ आर, तो मैं पी यहाँ नहीं लाता ना, समझ रहे हो मेरी बात। ऑर्डर में चलना है तुम्हें, अगर डायग्राम से समझ ना आया हो तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ए बी बी सी सी ए, तो ए बी कनेक्ट करो बी को, ए बी सी। सिमिलरली अगले में भी अगर क्यू आर लिखा है तो यहाँ आर पहले आना चाहिए, तो इस पी आर की जगह पी आर को हटाओ और यहाँ लिख दो आर पी, एक ही बात है ना, बट मैं आर पी लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि ताकि ये आर कॉमन आ जाए और फिर ये पी भी कॉमन हो जाए, समझ रहे हो। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी ट्राइंगल इज डेफिनेटली सिमिलर टू क्यू ट्राइंगल क्यू आर पी, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है। अच्छा देखो, अब ए बी सी कहीं नहीं दे रखा है, देखो यहाँ लिखा है ए बी सी पी क्यू आर, नहीं, गलत है, और यहाँ भी सी बी ए बी सी ए, तो मैं कैसे बनाऊँ इसको सही, मैंने ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ कि सही कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ हर ऑप्शन में पी क्यू आर लिखा है, तो पी क्यू आर बनाते हैं अपने आर एच एस को, पी क्यू आर, पी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सी है, तो अगर मैं पी क्यू आर लिखूंगा तो इट इज़ सिमिलर टू, पी के कॉरस्पॉन्डिंग है सी, तो सबसे पहले लिखो सी, फिर आर के कॉरस्पॉन्डिंग है बी, तो लिखो बी, और क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ए है तो लिखो ए, तो सी बी ए से सिमिलर है पी क्यू आर, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी बी ए इज सिमिलर टू पी क्यू आर, सिंपल। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर two line segments AC and BD intersect each other at a point P such that PA की वैल्यू 6 है, ये 3 है, ये 5 है, 2.5 है। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, सोचने की भी जरूरत नहीं, ऐसा क्यों। देखो पहली बात तो ये लाइन्स ऐसे कट कर रही है, कभी भी दो लाइन्स ऐसे कट करती है तो ये दोनों एंगल, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आर इक्वल। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 30 80 बचा कितना, 100, निकल गया ये एंगल भी ये वाला। और मुझे निकालना भी क्या था, पी बी ए, ये देखो पी बी ए निकालना था, बोलोगे पी सी डी थोड़ा निकालना था, ये भी 100 है, तुम्हें पता है, इवन दिस इज 100। फिगर देख के भी टिक मार सकते हो, बट फिर भी अगर सॉल्व करोगे तो कैसे, यार ये सिमिलर क्यों है, साइड एंगल साइड, 6/3 इज इक्वल टू 5/2.5, या फिर अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, तो क्लियरली अगर मैं ए पी अपॉन डी पी लगाऊँ तो ये होगा 6/5। ऑल्सो अगर मैं पी बी अपॉन यहाँ से लगाऊँ पी सी तो वो है 3/2.5। क्या ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि 6/5 भी उतना ही होता है 3/2.5, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन सेम ही है, तो यानी कि ये दोनों बराबर है एक तो इन दिस ट्राइंगल, एंड एंगल बीच में कॉमन है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एंड दिस एंगल इज सेम। So by SAS, side angle side similarity criteria, these two triangles are similar। तो इसका मतलब ये भी 100 है और ये भी 30 है, सिंपल। तो 100 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, फिर एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहली बात तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम है तो वो सिमिलर है, मैंने पहले ही बताया था, 3 एंगल सेम है सिमिलर है, और 2 एंगल सेम है तो 3 एंगल सेम है, क्योंकि अगर ट्राइंगल के 2 एंगल ही सेम है तो तीसरा भी अपने आप सेम हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, क्या DEF मेरा ट्राइंगल सिमिलर है PQR से, नहीं, ऐसे थोड़ा ना, एंगल वाइज देखो। चलो अब बहुत सिंपल है, अगर D Q से तो सबसे पहले यहाँ D लिख दो,
फिर दूसरा डी का ई लिखो। अब ये देखो जानबूझ के इन्होंने एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर नहीं लिखा यहाँ पे, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और डी के साथ आर को ले ले, नहीं। ट्राइंगल देखो डी ई एफ, तो डी के साथ यहाँ पे ई है ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पे लिखो डी ई एफ इज सिमिलर टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो यहाँ पे क्यू जाओ, फिर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आर जाओ, और बचा हुआ क्या है मेरा पी, तो यही बचा होगा। तीसरा एंगल ये बराबर होगा एफ और पी अपने आप में, तो ये सिमिलर है आपस में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा अगेन, तो ये निकालना भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसके कंडीशन निकालो सबसे पहले। तो मैं लिखूंगा डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी, या पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, या फिर क्यू पी, एक ही बात है। अब देखते हैं इनमें से कौन से तीन रिलेशन यहाँ पहले से हैं। ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, दिस इज ट्रू, तो ये गलत ऑप्शन नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है मुझसे। फिर डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन पी क्यू तो कहीं है ही नहीं, ये गलत हो सकता है, पर आगे देखते हैं एक बार के लिए। डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, देखो इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और लास्ट वाला भी ट्रू ही है। ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन पी आर पी एक ही बात है, बेवकूफ बना रखा था, इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, ये दोनों भी बराबर है, तो इवन दिस इज ट्रू, सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, एंगल बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर, और ए बी मेरा 3 डी ई के बराबर है, तो देन द टू ट्राइंगल्स आर, पहली बात तो ये सिमिलर है, अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर है तो वो सिमिलर है। अब पूछा कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि देखो दे आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, गलत, पहला ऑप्शन ही गलत, क्योंकि सिमिलर तो है। फिर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये हो सकता है। नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, गलत। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, अब ये भी गलत है, और आंसर हमारा ये है। ऐसा क्यों? कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब एंगल ही ट्राइंगल ही सेम हो। अब यहाँ पे लिखा है कि एक ट्राइंगल की एक साइड ए बी जो है इसकी, वो इसकी 3 गुना है, 3 टाइम्स डी है, तो अगर ये ऐसे था ट्राइंगल तो ये ऐसे है, तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, उसमें साइड सेम होती है, ठीक है। बट फिर भी तुम इनको कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे? सबसे पहले तो ए बी सी की बात करते हैं। अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, देखो बी अगर ई के बराबर है, अगर सी एफ के बराबर है, तो एंगल ए 100% डी के बराबर होगा। तो क्लियरली मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, क्योंकि एक्चुअली यही ऑर्डर है, ये एंगल इसके बराबर है, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर, तो ए अपना आप डी के बराबर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दीज आर सिमिलर। अब ये अगर सिमिलर है, बट मेरे को लिखा है कि ए बी जो है वो डी ई से 3 टाइम्स बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, तो ये है यार डी ई एफ ट्राइंगल, डी ई एफ, ये जो इसकी लेंथ है ये इससे 3 गुना बड़ी है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्राइंगल्स अलग है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हम बढ़ चुके हैं यार अपने असर्शन एंड रीजन बेस, और इससे पहले कि यार तुम कमेंट्स में एकदम से बॉम्बार्डिंग कर दो कि असर्शन रीजन तो आ ही नहीं रहा, सैम्पल पेपर में है ही नहीं। यार अभी हम कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि साइंस के सैम्पल पेपर में था, बट इवन अगर ये नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उनके कॉन्सेप्ट देखने के लिए आए, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाद में ये भाड़ में गया कि अच्छा असर्शन रीजन कैसे करना है, उसका इतना ध्यान मत देना, बट क्वेश्चंस तो आएगी ना। तो एनीवेज असर्शन रीजन में होता क्या है कि तुम्हें हर बार एक क्वेश्चन दिया होगा, एक असर्शन स्टेटमेंट, एक रीजन स्टेटमेंट, राइट, और फिर तुम्हें यहाँ पे यही सेम 4 ऑप्शन दिए हर क्वेश्चन में असर्शन रीजन के। जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रीजन जिसको हम कहते हैं वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दूसरा स्टेटमेंट होता है दोनों सही तो है लेकिन रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट होती है पहली सही दूसरी गलत। चौथी स्टेटमेंट होती है पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है। तो जल्दी सॉल्व करते दोनों क्वेश्चन को। तो असर्शन, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं 1। यहाँ पे दे रखा है असर्शन, इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 होता है, वन ऑफ द 2 एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्रू। सोचने की भी जरूरत नहीं है यार तुम्हें इस बात में। तो एक बात बताओ, अगर पहला राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा है, देखो हर राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल तो होता ही है, मान लो ये है वो 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि ये सिमिलर है या नहीं, हो सकता है इनकी शेप अलग हो, ये देखो, हो सकता है ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट, बट कैसे प्रूफ करें कि सिमिलर है? सबसे पहले तो दोनों में 90 है, अगर 2 एंगल भी सेम होते हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखा तो है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्यूट एंगल ऑफ अदर। मान लेते हैं ये एंगल अगर मेरा, इसको हम x डिग्रीज है तो ये भी x डिग्रीज दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये बचा हुआ अगर y है तो ये भी y ही होगा। एंगल्स प्रॉपर्टी x + y 90 होता है हमेशा बचे हुए एंगल्स का सम। तो हाँ, दिस इज ट्रू। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स
ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3/5 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 6/5। क्या मतलब हुआ? देखो हमने ऑलरेडी साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स की बात तो कर रखी है कि अगर मेरे पास यहाँ दो सिमिलर ट्राइंगल है, जैसे ये दोनों है मान लो, तो अगर इनकी जो साइड्स का रेशियो है कि जैसे ये है ABC और ये है DEF, ये सिमिलर है आपस में, तो अगर मैं बोलूँ कि AB अपॉन DE ये लेट्स से मेरा 3/5 होता साइड्स, तो इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर हो जाता। ये हमने देख लिया था, यानी कि आंसर आता 9/25, पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था। अब यहाँ पे पर यार साइड्स नहीं, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया है। एक बात बताता हूँ, साइड्स दिया हो ऑल्टीट्यूड्स दिया हो एक ही बात है। एक और थ्योरम, अगर मेरा साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स, if the ratio of the corresponding sides is also equal to the ratio of the corresponding altitudes and the ratio of the areas is the square of the ratio of the sides as well as the square of the ratios of the altitudes। I have hope तुम्हें इतनी इंग्लिश समझ आई हो, ठीक है। तो ये है हमारी जो भी बात है। तो अगर देखो ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो 3/5 है तो एरियाज का रेशियो होगा 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25, जो कि बिल्कुल 6/5 के बराबर नहीं है। फॉल्स, दिस रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर हमारा टेक्निकली है सी। यहाँ पे जो ये होता है A इज ट्रू R इज फॉल्स, अगर ऐसा आया तो, बट तुम्हें तो क्वेश्चन से मतलब था। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। ये है सेकंड क्वेश्चन मेरा असर्शन रीजन का। असर्शन, इफ D इज अ पॉइंट ऑन साइड QR, अच्छा ये इसकी फिगर नहीं है, ये रीजन की फिगर है इन द गिवन फिगर, पहले वाले की नहीं है। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, तो बना देते हैं यार PQR। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड QR, अच्छा तो D कहीं यहाँ पे है, सच दैट PD इज परपेंडिकुलर टू QR। अच्छा तो इसको ऑल्टीट्यूड बेसिकली PD ऑल्टीट्यूड दे रखा और कुछ नहीं, ठीक है, तो 90 डिग्री पे जाएगा, तो PD सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर। देन अब पूछा है कि PQD इज सिमिलर टू RPD। PQD इज सिमिलर टू RPD, इज दिस थिंग ट्रू? नहीं, हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, वरना नहीं होंगे। समझ आ रहा है? नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ होता तो ये ट्रू हो जाता कि PQD मेरा RPD से सिमिलर होता, क्योंकि इसके अलावा हमें और कोई बातें ही नहीं दे रखी है। समझ आ रहा है? देखो PQD RPD, so they are not similar, this is false। I can prove this thing that this is false except for right angle triangles। all right, अब रीज़न R देखते हैं। वैसे तो अगर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर असर्शन रीज़न सच में आ रहा है, पहला फॉल्स आ गया ना, तो आंसर हमारा सीधा D होता है, क्योंकि सिर्फ D में लिखा होता है A इज फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, तो तुम्हें रीज़न चेक करने की जरूरत भी नहीं होती। बट एनीवेज अगला करते हैं। इन द गिवन फिगर, इन दिस फिगर, इफ D इज इक्वल टू C, तो ये एंगल दे रखा है कि बराबर है, तभी ऐसे कट मार रखा है। देन ADE इज सिमिलर टू ACB, ट्रू। तुम बोलोगे झटपट कैसे बता दिया यार तुमने? देखो पहली बात तो मान लेते हैं कि A एंगल मेरा 1 है, ठीक है, मेरा ये D एंगल है 2, तो ये C एंगल भी 2 ही होगा, बराबर है आपस में। मान लेते हैं कि ये B एंगल है मेरा 3, ये भी 3 होगा। तुम बोलोगे कैसे? इसको 4 मान लेते हैं एंगल इस वाले को। तो यार अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको 4 एंगल ले लिया, इसको 3 एंगल ले लिया, क्योंकि ये तो बस लिया है और ये भी 2 है, ये तो 1 है। अब बात करते ADE की। ADE ट्राइंगल में 1 प्लस, ये देखो ADE ट्राइंगल में 1 + 2 + 4, ऑफ कोर्स एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू 180। ऑल्सो इन ट्राइंगल ACB 1 + 2 + 3 ऑल्सो इज 180। तो क्या इन दोनों को देख के साफ साफ पता नहीं लग रहा कि 4 और 3 बराबर है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। यस, तो अगर मेरे अब एंगल 1 2 3 और 1 2 3 सेम एंगल है तो सिमिलर है। और सिमिलरिटी कैसे देखते थे? वन एंगल से, चलो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3, तो ADE, फिर उसके बाद 1 2 3 तो ACB, तो हाँ दिस इज ट्रू। तो हमारा आंसर D सही है, A इज फॉल्स, B इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं यार अपने तीसरे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पे। असर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि जैसे कि अगर मान लो कि ABC मुझे दे रखा है टेक्निकली इज सिमिलर टू DEF, दीज आर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ व्हाट इज गिवन इज कि हमारा 2:3 में कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये जो चीज़ है ये मेरी 2/3 है, 2:3, ये तीनों ही बराबर है 2:3 के। तो फिर मुझे लिखा है इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल,
स्मॉलर ट्राइंगल यानी कि जिसकी साइड स्मॉलर है तो ट्राइंगल भी स्मॉल ही होगा। स्मॉलर ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ लार्जर इज 108। इज इट ट्रू? येस इट इज ट्रू। तुम बोलोगे कैसे? अगर साइड्स का रेशो 2:3 है तो एरिया का रेशो कितना होगा? तुम सब जानते हो 4/9, दोनों का स्क्वायर कर दो। अब एक बात बताओ, 48/108 ट्राई करो, 12 से काटो 4, 12 से काटो 9, 4/9। यस, तो दिस इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, रीजन कि इसका रीजन क्या ये है या नहीं, पहले इसको स्टेटमेंट में देते हैं। इफ D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC, then CA square is equal to CBCD। क्लियरली ये इसका रीजन तो नहीं है, तो तुम यहीं से लिख सकते हो कि पहला ऑप्शन तो गलत है कि बोथ आर ट्रू एंड R इज द रीजन ऑफ ए। नहीं, बट ये देखते हैं कि अपने आप में क्या स्टेटमेंट सही है। एक ट्राइंगल है ABC, अच्छा ABC, D एक ऐसा पॉइंट है BC पे सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। बहुत ध्यान से देखना, ADC अगर D ऐसा एक पॉइंट है सच दैट ये जो एंगल ADC है मान लो x है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू BAC, ये कंप्लीट भी x है। अलग क्वेश्चन आया थोड़ा सा। देन CA स्क्वायर इज इक्वल टू CBCD। अब इसमें हमें सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल्स की पहचान करनी है। कौन से दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा? सबसे पहले तो इसकी ADC और फिर कंप्लीट ट्राइंगल की। ऐसा क्यों? ये दोनों सिमिलर है, बस किस ऑर्डर में ये देखना है। अब तुम बोलोगे कैसे? देखो, ABC में एक एंगल x है, एक एंगल C एंगल को मैं y मान रहा हूँ, ठीक है, ABC में ऐसा है, और ADC में भी एक एंगल x है, एक y है, तो दो एंगल सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो ऑर्डर वाइज चल सकते हैं हम। अगर मेरा एंगल B है Z यहाँ पे, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 है। तो अगर यहाँ का जो बचा हुआ एंगल था इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ ADC की, ये एंगल x नहीं है, पूरा x है, तो ये सिर्फ ये एंगल है, ये भी z होगा। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों का सम है 180 और यहाँ x है यहाँ y है, तो z ही होना पड़ेगा। तो अब ऑर्डर वाइज चलो सिमिलर ट्राइंगल निकालो, x y z करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हम ABC की बात करते हैं, ABC, तो x y z ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? छोटे ट्राइंगल में देखो x y z ही चलाओ ना, हाँ, छोटे ट्राइंगल में x y z। अब गलती मत कर देना कि तुम इसको x मान लो, नहीं है, z है यहाँ पे, x y z, तो DCA पता लग गया कौन से सिमिलर है, बस काम तो खत्म। अब बस रेशो ले लो, AC/CD इज इक्वल टू BC/AC इज इक्वल टू AB/AD या DA, कुछ भी लिखो, ठीक है। यहाँ ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता एक वर्ड में, बट ट्राइंगल में करता है। ऑल राइट, तो CA स्क्वायर CBCD, तो CA कहाँ आ रहा है? ये देखो, इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BCCD। क्या ये ट्रू है? हाँ, CB और BC एक ही बात होती है और AC स्क्वायर CA स्क्वायर एक ही बात है। दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो इसका आंसर B होगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट फोर्थ assertion and reason based question. Assertion: if in an equilateral triangle the side is 3√3 centimeter square। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबको पता है ना बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सबको पता है, वो होता है जिसमें ABC, एक तो तीनों एंगल 60 होते हैं और तीनों साइड मेरी क्या होती है? बराबर, राइट। अब इसमें मुझे दे रखा है कि हर साइड 3√3 है, तो इसका ऑल्टीट्यूड यानी कि ये या फिर ये सारे सेम ही है, एक ही बात है, एक ही बना देते हैं। इसकी लेंथ दे रखी है कि ये 4.5 सेंटीमीटर होगी। क्या ये बात सच है? यस, ट्रू। अब मैंने तो मन में कर लिया इसको सॉल्व, बट कैसे करते हैं? पहली बात तो तुम्हें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है, तो उसका जो ऑल्टीट्यूड होता है उसकी साइड होती है √3a/2। अब तुम बोलोगे रट्टा मार रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री लगा लो। तुम सबको पता है यार कि ये 90 डिग्री पे कट करेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल हर चीज़ बाइसेक्ट करेगा, मीडियन, ऑल्टीट्यूड सब कुछ सेम होता है। तो अगर ये टोटल लेंथ A थी तो इसका मतलब ये हो जाएगी a/2, राइट। अब ये मैं A मान रहा हूँ अभी के लिए, 3√3 नहीं मान रहा लेंथ को, एक नॉर्मल इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ ऑफ साइड A, तो a/2 में तोड़ेगा ऑल्टीट्यूड। मान लेते ऑल्टीट्यूड की लेंथ h है,
एक बार ज़रा इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? क्या है? हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस बेस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज a का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आ गया a स्क्वायर माइनस ये है a²/4, यानी कि 3a²/4। तो h मेरे को यहाँ से क्लियरली मिल चुका है, √3a डिवाइडेड बाई 2। तो वही ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला। तो अगर मेरा a है कितना, a अपने आप में ही क्या है, 3√3 दे रखा है, तो 3√3/2, तो 3 × 3 9/2 4.5 इज ट्रू। ऑल राइट। तो कई बार अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मन में भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हैं अपना रीजन, देखते हैं। इफ़ अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक तो पहले एक काम करते हैं, वापस से लिखते हैं। इफ़ अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले तो कुछ ऐसा फिगर बना के देखते हैं यार। कुछ ऐसा दे रखा है कि हमारा ये है ग्राउंड, ठीक है, ये है वॉल, तो ये एक विंडो तक जाता है जहाँ वो क्या है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है दरअसल मेरी, ये 8 मीटर है ग्राउंड से लेकर जहाँ तक लैडर जा रहा है। ये देखो लिखा है ना, इट रीचेज 8 मीटर अबव द ग्राउंड। लैडर की लेंथ 8 नहीं लिखी। एंड देन लिखा है लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 10 है, ये मीटर होगा बाय द वे, क्योंकि अगर 8 मीटर है तो यहाँ यूनिट्स गलत लिख दिया। तो ये है 10। तो मुझे बताओ ये 90 डिग्री है, तो ये सब जानते हैं कि ये 6 मीटर होगा। 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट। बस तो यही बताया है कि देन द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर ये होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये होता है इज 6। यस इट इज 6 ट्रू। बट क्या ये इसका एक सही आंसर है? बिल्कुल नहीं। दोनों ट्रू है लेकिन इसका सही आंसर थोड़ा है। ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि इसकी लेंथ इतनी आ जाएगी। कहाँ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को मतलब ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं यार अपने नेक्स्ट चीज़ को, जो कि है हमारा केस बेस्ड MCQs। काफ़ी हाइप में है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यार क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्शन देख रखिए, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, पैराग्राफ नहीं होता जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उसके आगे तुम आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड। तो सबसे ईजी लगते हैं ना तुम्हें इंग्लिश में, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, उसमें से 4 करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ, तो ये देखो इतनी सारी ना फालतू की चीज़ें दे रखी होती है, इससे डरना नहीं होता है। स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी। स्केल फैक्टर क्या होता है? देखो, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट ऑफ अ डिफरेंट साइज। क्या मतलब? मान लो यार तुम्हारे पास चांद है या कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, अगर मैं उसका एक छोटा खिलौना या गाड़ी ले लो, तो गाड़ी का एक छोटा टॉय बनाता हूँ जो एग्जैक्टली सेम है, बस साइज में छोटा है। उसके डिमेंशंस बाहर से डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम एज इन की रेशो में। ठीक है, मान लो एक बड़ा डब्बा है 6x4 का और एक छोटा है 3x2 का, तो ये एग्जैक्टली इसका 1/4 है, बट शेप बिल्कुल सेम हो। जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स में मैंने तुम्हें बताया ना, तो बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर फिगर्स एक ही बात होती है, बस वो ट्राइंगल है। तो जो स्केल ड्राइंग है वही होती है कि एक बड़ी सी चीज़ का, जैसे मान लो तुम ग्राफ पेपर में भी स्केल लिखते हो ना कई बार, कि 100 यूनिट्स नहीं बना पाते, तो मान लेते हो कि 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो वो हम उसको कहते हैं स्केल। ठीक है, द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन एग्जैक्टली ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट। ये लेंथ के ऊपर होता है, एरिया के ऊपर नहीं होता। कि ऐसा होता है कि अगर ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक बहुत बड़ी फिगर है, तो उसका अगर एक छोटा फिगर बनाता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे, जो एग्जैक्टली सेम है बट उसका हर डायमेंशन प्रोपोर्शनली उतना ही छोटा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्केल इज रिटन एज अ रेशो। और यही वो स्केल है कि मतलब हम अगर करते हैं ना छोटे ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, वो AB/BC, AB/D, ABC और DEF में। सिमिलर फिगर्स, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। अब यही यार हमारा स्केल फैक्टर क्या होता है? लेंथ इन इमेज कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मान लो एक बहुत बड़ी चीज़ की हम छोटी फोटो लेते हैं, तो उसमें जो लेंथ है डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ, वो होता है हमारा स्केल फैक्टर। मान लो 2 ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, तो इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ इज द स्केल फैक्टर। ठीक है, तो 1 से छोटा होगा ऑफकोर्स। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, हेंस 2 शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। अब ये स्लाइड, टर्न, रीसाइज ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर किसी को रिफ्लेक्ट या वो भी कर दोगे तो ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहता है ना, सिमिलर रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पहला, अ मॉडल ऑफ बोट, ये बोट है और मान लो एक मॉडल बना रखा है, इज मेड ऑन द स्केल 1:4। 1:4 का मतलब क्या कि अगर मेरी बोट ऐसी थी मान लो, ठीक है,
कैसी मर्जी बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट मान लो यार ये है मेरी बोट, इसको हम पहले तो साइज बड़ा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसका कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 1:4, तो मान लो ये मेरी एक्चुअल बोट है, ये उसकी मॉडल है। 1:4 एज इन की इसकी हर चीज़, मान लो इसकी लेंथ जो है, अगर इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल कुछ है 10, तो इसकी जो लेंथ है वो होगी, क्योंकि 1:4 है तो 40 होगी। सिमिलरली इसकी विड्थ अगर 5 है तो वो 20 होगी, क्योंकि 1:4 का रेशियो 4 गुना बड़ा एक्चुअली में। अब इसे हटाते हैं, ठीक है। दे क्या रखा है, द मॉडल इज़ 120 मीटर लॉन्ग, वो मॉडल, तो मॉडल की लेंथ ही दे रखी है 120 मीटर, तो ये कितनी होगी 480 मीटर। यही तो होता है एमसीक्यूज का फ़ायदा। तो मैं हर बार स्टेटमेंट नहीं लिखनी कि देखो 1:4 है तो लेंथ भी उतनी होगी, नहीं, ओरली करो ना यार। ये तो 1:4 4 गुना बड़ा 480 होता है, 12 × 4, ठीक है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ अ विड्थ ऑफ 60। अब इसकी 60 नहीं है विड्थ, गलती मत करना। फुल साइज ऑफ द बोट, इसकी जो एक्चुअल विड्थ है ये दे रखी है 60, तो मुझे निकालनी है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। इसकी विड्थ कितनी होगी 15 क्यों, 4:1, 1:4, 1:4 तो 60 / 415। अगर ये ना भी दे रखा होता, ये फालतू में दे रखी थी ये 120 लेंथ, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। बस इतना सा अगर बोल देते ना कि इसकी विड्थ 60 है तो इसकी 15 होती। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दी जाती है तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैराग्राफ का, इसी के ऊपर बेस्ड। व्हाट विल बी द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, ठीक है। पहला, इफ़ दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, बट तुम फील समझना इस क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बट एनीवेज हम तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट करने आए। तो यहाँ पे इसमें कुछ और लिखा होगा, या तो कि सिमिलैरिटी क्या इफेक्ट होती है कुछ करने से। तो अगर फ्लिप्ड करते हैं हम तो नहीं होता सिमिलैरिटी, अगर डायलेट करते हैं किसी स्केल फैक्टर से तो भी सिमिलैरिटी चेंज नहीं होती। मतलब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसी को मैं बड़ा बना दूँ, उसी शेप में रख के, सिमिलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेट का क्या मतलब है, शिफ्ट करना, तो भी लाइक कुछ नहीं होता उससे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, नहीं ऐसा नहीं है। मिरर इमेज, एग्जैक्टली मिरर इमेज, देखो अगर कभी भी मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो वो दो पॉलीगन सिमिलर थोड़ा ना हो गया अगर वो मिरर इमेज है एक दूसरे की, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये गलत ऑप्शन है, तो हमें इसी को टिक करना होगा, बाकी सब सही ऑप्शन है। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। ट्रांसलेट का मतलब कुछ नहीं होता, इसको ऐसे खींचना नीचे, ठीक है। फ्लिप का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे उल्टा कर देना, फ्लिप कर देना, ठीक है, उसी इमेज को। और क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर यही है कि हम उसको पूरा साइज चेंज करना। ऑल राइट, अब सॉल्व करते हैं यार हम। इफ़ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ A:B, तो स्केल फैक्टर का क्या मतलब हुआ, मेरे पास अगर दो ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, दोनों आपस में सिमिलर है, तो AB/BC, बस मुझे इतना सा दे रखा है, अपॉन DE इज इक्वल टू A:B, A/B। ऑल राइट, फिर विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3:B, गलत। देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो 1:B, A:B, करेक्ट। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर इनकी साइड्स का रेशियो A:B है तो इनकी सारी साइड्स का रेशियो A:B होगा सिमिलर ट्राइंगल्स में। और इनके किसी भी ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग, ये नहीं कि मैं इसका ये वाला ऑल्टीट्यूड ले रहा हूँ और इसका ये वाला ऑल्टीट्यूड उठा रहा हूँ, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड अगर उठाऊँ तो इवन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक P और यहाँ पे Q, तो AP/DQB, DQ बिल्कुल सेम होगा, वो भी A:B होगा, तो दिस इज करेक्ट। पेरीमीटर बिल्कुल गलत है। देखो एक और बात, ये मैंने बताया नहीं था तुम्हें, अगर साइड्स का रेशो, देखो मैं हमेशा ये कहता था ना कि सिमिलर ट्राइंगल्स ABCDEF में मेरे साथ ऐसा सीन होता है कि AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF इज ऑल्सो इक्वल टू रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड, जैसे कि AP यहाँ पे अपॉन DQ इज ऑल्सो इक्वल टू इसका पेरीमीटर पहले वाले का, यानी कि AB+BC+AC अपॉन, ये भी ट्रू होता है, DE+EF+DF। ये रेशो, पेरीमीटर की रेशो भी सेम ही रहती है, ठीक है। देयर मीडियंस, मीडियन की भी रेशो सेम रहती है। और लो, अगर मैं मीडियन जो एग्जैक्टली 2 में से डिवाइड करता है, तो उनकी रेशो भी सेम होती है, A:B ही रहेगी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की भी रेशो सेम ही रहती है शायद, तो उसका तो हमने देखा नहीं है, बट हाँ वो भी सिर्फ एरिया का रेशो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। सॉल्व करते हैं यार अपना फोर्थ पार्ट इसका। द शैडो ऑफ अ स्टिक
5 मीटर लॉन्ग, तो ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है कि ये स्टिक है, इसकी शैडो, पहली बात तो ये स्टिक 5 मीटर लॉन्ग है तो इसकी शैडो 2 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा गलत फिगर बना रखी है, कम होना चाहिए, थोड़ा शैडो कम है यहाँ, मान लो, ठीक है। फिर मुझे दे रखा है एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ अ ट्री। अब देखो एक टाइम पे जब शैडो पड़ रही हो एक ही सन के वहाँ से, तो वही वो रेशो बनाएगी, उतनी ही शैडो की रेशो, क्योंकि एंगल देखो सन से उतना ही पड़ रहा है ना। तो ट्री की हाइट दे रखी है 12.5, 12.5, तो ये कितना होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम ही होगी क्योंकि शैडो पड़ रही है उस टाइम पे, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर मैं इसकी शैडो को x मान लूँ तो 12.5 डिवाइड बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि देखो 25 बाई एक्स 5 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो ट्रू, x इज 5, दैट्स इट। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक्चुअली ये फिफ्थ है। ऑल्दो यार एग्जाम में तुम्हें फिफ्थ नहीं करना, बट मैं तो यहाँ पे तुम्हें सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, ठीक है। बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल। अब ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं, बच्चों को लगता है मुश्किल है, मुश्किल नहीं होता, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। तो एक घर है जिसका फार्म हाउस है, सॉरी, तो इसका जो रूफ है वो बहुत ही प्यारा है, कुछ ऐसा टाइप का रूफ है मेरा, ठीक है। इसको पिरामिड बोलते हैं। एक पॉइंट से अगर 1 2 3 4 इन चारों की लेंथ बराबर हो और ये भी बराबर हो, स्क्वायर पिरामिड, जिसमें मेरे देखो एक ये ट्राइंगल है, एक सामने वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक पीछे वाला ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल्स है, चारों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। पिरामिड है जिसका बेस फिर स्क्वायर बन जाएगा उसी ट्राइंगल की साइड का। ऑलराइट, क्या क्या दे रखा है? द एटिक फ्लोर ABCD, एटिक फ्लोर है ये ABCD, इसका फ्लोर, ठीक है, इज अ स्क्वायर। द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ, अब ये जो रूफ है ये ऐसे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये देखो कुछ बीम लगा रखी है इस सरफेस पे, ये पॉइंट, इससे बीम लगा रखी है 1 2 3 4, ठीक है। घबराना नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब ये जो बीम बन रहा है इनको भी इन्होंने काइंड ऑफ ज्वाइन कर दिया एक स्क्वायर की तरह, तो वो EFGH पे मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे है, ये एक क्या कहते हैं, अच्छा EFGH KLMN, तो ये देखो यहाँ पे EFGH फिर KLMN, ये नीचे का बेस दे रखा है, तो ये ऐसे मेरी बीम्स है, ठीक है, ऐसा दे रखा है यहाँ पे। E इज़ द मिडल ऑफ AT, तो यहाँ से लेकर A से लेकर T तक E मिडल है बिल्कुल। सिमिलरली ये F भी मिडल है, ये G भी यहाँ का मिडल है, और पीछे का वो H भी मिडल है TD का, ध्यान रखना इन सबको। ये देखो सब कुछ दे रखा है, मैंने पहले ही बता दिया। ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ ऑफ 12 मीटर। ये अगर नहीं दे रखा होता तो तुम वो चीज़ जो मैंने पहले बताई थी ना कि सारी साइड सेम है, ये वाली, कि ये पिरामिड के एज, ये भी पिरामिड के एज है जो नीचे का बॉटम है, तो ये सारे सेम है, सारे 12 है। तो अगर ये 12 है तो ये लेंथ 6 हो जाएगी, ये लेंथ भी 6 हो जाएगी, ये देखो ये भी, हाँ नीचे वाली 6 हो जाएगी, ये लेंथ भी 6 हो जाएगी, समझ रहे हो ना यार तुम, ये ऊपर की 6 लेंथ, ये भी 6 लेंथ, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऑलराइट, तो क्या क्या पूछा गया ज़रा देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ EF, EF की लेंथ पूछी गई है, कितनी होगी तुम्हारे हिसाब से? 6 ही होगी, तो यहाँ टिक कर दो। तुम बोलोगे कैसे? देखो एक ट्राइंगल में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं BPT वाले में ये बताना भूल गया तुम्हें, कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ABC में जो DE पे कट करता है, ठीक है, तो हमारे ऑफ कोर्स अगर ये एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है, अगर ये एंगल 3 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बचपन पढ़ चुके हैं, यानी कि ADE इज सिमिलर टू ABC, ये इसी का पार्ट है बस। तो इसका मतलब AD अपॉन AB फुल इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। मिस्टेक क्या हो जाती है यहाँ बच्चों से कि बच्चे AD अपॉन DB, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, वो तो होता ही है, लेकिन उसको इसके भी बराबर कर देते हैं, नहीं, ये जो D अपॉन BC है ये सिर्फ इसका अपॉन फुल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इधर बातें करूँ इसकी, इस ट्राइंगल की, इसको गौर से देखो, एक काम करते हैं, इसको कलर कर देते हैं ना यार, कलर करने से सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती है, बिल्कुल ना, बहुत ही मज़ा आ जाता है। अब देखो अगर मैंने इसको कलर कर दिया यहाँ पे, EF यहाँ पे लिख रखा था, EF की लेंथ पूछी है, मुझे पता है ये 6 है, मुझे पता है 6 है, मिड पॉइंट दे रखा था, मुझे पता है ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये चीज़ नीचे 12 है, ये लेंथ अगर मेरी X है EF, तो क्लियरली मैंने तुम्हें बताया था अभी ET अपॉन दिस होल AT इज इक्वल टू ये EF अपॉन दिस होल AB। अब मुझे बताओ ET AT क्या है? ET है 6, AT है 12, 6 अपॉन 12, ये देखो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू EF नहीं पता अभी मेरे को, AB भी 12 है नीचे, तो EF 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो EF इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर।
अब बढ़ते यार अपने अगले केस बेस्ड क्वेश्चन पे। तो गाइस बढ़ते यार अपने अगले कॉम्प्रीहेंशन टाइप पे सेकंड। अब इसमें अलग पैराग्राफ दे रखा होगा जो हर क्वेश्चन में होगा सेम 5 क्वेश्चन में। पैराग्राफ में क्या है, सीमा प्लेस द लाइट बल्ब, अभी अच्छा सा दे रखा है कुछ, ऑन ओ सीलिंग पे एक बल्ब है, ठीक है, डायरेक्टली बिलो इट प्लेस द टेबल। अब ये है टेबल। नाउ शी कैन पुट अ कार्डबोर्ड ऑफ शेप ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, बिटवीन द टेबल एंड द लाइट बल्ब। तो टेबल ये है नीचे वाली चीज़, उसके ऊपर हवा में ऐसे मान लो कि हाँ टेबल है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसे ये चीज़ रख रहा हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट विजुअलाइजेशन है इसकी, ठीक है। द शैडो ऑफ ए बी सी डी इज कास्टेड ऑन द टेबल। ऑफकोर्स अगर मान लो एक बहुत बड़ा लाइट सोर्स आ रहा है, तुम इस चीज़ को ऐसे ऊपर रखते हो, ठीक है, तो इसकी शैडो बनेगी नीचे, और वो एग्जैक्टली देखो ऐसे प्रोपोर्शन में ही बनेगी। इतनी फिजिक्स तो आती है ना बच्चों, है ना, आपको इतनी फिजिक्स तो आती है ना। तो ये जो नीचे एक चीज़ बन रही है, इसको इन्होंने लिखा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये एक और ऐसा बन रहा है। ऑफकोर्स अब ये सिमिलर होगा, कैसे, ये तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा रेमिनिसेंट लगेगा। मान लो कि यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, तो ये एक्चुअल चीज़ थी, तो शैडो बन रही है, समझ रहे हो, तो ये सिमिलर होगा। तो यानी कि क्लियरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि नीचे का ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज सिमिलर टू ए बी सी डी, साइज में थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ऐसे एनलार्ज हो रहा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, स्केल फैक्टर 1/2, पिछले क्वेश्चन जैसा स्केल फैक्टर 1/2, यानी कि एरिया में नहीं, ये ए बी और ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू 1/2 बी डैश, ठीक है। वो नीचे वाला है उसका साइज डबल हो रहा है साइड वाइज, तो एरिया वाइज कितना हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर, बताया था ना तुम्हें 1/4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है अब यार, ए बी 1.5 है। पहले तो एक काम करते हैं यार, इसकी ना बढ़िया सी फिगर बनाते हैं। मान लो कि ये वो है कार्डबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ इसका बन रहा है हमारा ये, ठीक है, समझ रहे हो, इसको थोड़ा प्यार से बनाते हैं मान लो ऐसा जा रहा है, ये ऊपर से एक सोर्स आ रही है, ऑल राइट। तो ए बी सी डी, फिर ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ है डी डैश अपना। तो ए बी की लेंथ है 1.5, तो अगर स्केल फैक्टर 1:2 है तो ए डैश बी डैश की लेंथ हो जाएगी 3। अब बी सी की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ये अगर 25 है तो ये हो जाएगा 50, ये है अगर 2.4 सी डी। अब ये थोड़ी सी एक्चुअली ये 2.5 है गाइस, 25 नहीं हो सकता, गलत प्रिंट हो गया, ठीक है, ये 2.5 है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कितना, अगर ये 2.5 है तो ये हो जाएगा 5, डबल हो रहा है ना यार। और लास्ट में दे रखा है सी डी 2.4 है, ठीक है, तो सॉरी सी डी 2.4 है और ये 2.5 है, डबल हो गया, तो ये हो गया 4.8, समझ रहे हो, स्केल फैक्टर 1/2। और ए डी है 2.1 लेंथ, तो ये हो जाएगा 4.2, डबल हो रहा है सबका। अब और भी चीज़ दे रखी है, ए है 105 एंगल, तो ये भी 105 होगा, क्यों, सिमिलर फिगर्स है, सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल नहीं होता, ठीक है। सी 70 डिग्री है तो ये 70 है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। डी 85 डिग्री है तो ये भी कितना होगा मेरा, क्या कहते हैं, ये भी डी डैश भी 85 डिग्री। मुझसे पूछा व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश, सेम ए जितना 105, सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सेम, क्यों, सिमिलर फिगर्स है, जो ये एंगल है वो ये एंगल है, ठीक है। अब इस फिगर को ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आएगा हमारे काम, और अगले क्वेश्चन में इसको निपटाते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, सब कुछ तो हमने निकाल ही दिया पहले से, ए डैश बी डैश की लेंथ पूछिए, 3 निकाल दी थी हमने क्योंकि डबल है, स्केल फैक्टर 1/2 है। अब वापस से अगले क्वेश्चन में इसको चिपकाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। क्या तुम्हें देखना भी है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, नहीं, 360 आंसर है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है, तुम बचपन में पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। यहाँ बेवकूफ़ बना रखा है आप लोगों को और हम सबको, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तुम्हें देखना थोड़ा कि इनका सम। अब देखो तुम ये चीज़ कर सकते हो कि हाँ यार ये तो 105 है क्योंकि ये 105 था, फिर ये 70 था, फिर ये था 85, तो बचा हुआ तुम निकालोगे 360 में माइनस, अरे क्यों करना है ये, देखो ये भी होगा 85, ये होगा 70, तो ये नहीं निकालने तुम्हें, वैसे बाद में काम आएगी, लेकिन अभी के लिए बस इतनी सी बात है कि एंगल 360 होता है। अगला क्वेश्चन, वही सेम फिगर अपनी टेप थे क्योंकि गंदी फिगर बनी हुई है साइड में। क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश। हमने साइड्स की मेजरमेंट निकाल लिया, ए डैश बी डैश हमें ये निकालना है अपॉन ए डैश डी डैश, स्केल फैक्टर नहीं पूछा है। ए डैश बी डैश है 3 और फिर ए डैश डी डैश है 4.2, तो 3/4.2। अब ऐसा ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तुम बोलोगे कैसे करें,
बताओ। वैसे आंसर आएगा 5:7। अब ये कैसे आया, ये देखो 3/4.2 को ऐसा करो तुम नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह बनाने की कोशिश करो, पॉइंट से हटाओ, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30/42 करके। अब 7 से काटो, 5, एक सेकेंड, 6 से काटो, आई एम वेरी सॉरी, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, तो 5/7 इज द रेशो। 3/4.2 भी एक ही बात होती है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स, बताओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, सी एंड डी, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो मुझे सी डैश डी डैश के सम निकालना है या फिर सी और डी का सम निकालना है, क्योंकि सेम ही है वो। तो मेरे को एंगल सी दे रखा है 70, डी 85, सम करो 155, सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, इतनी जल्दी हो गया, हलवा था सेकंड कॉम्प्रीहेंशन। चलो करते हैं यार अपना थर्ड कॉम्प्रीहेंशन। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर, एक टावर है नियर हिज हाउस, ठीक है। ही यूजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर, ये 20 मीटर का है, ठीक है। When Vijay's house casts a shadow of 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब देखो इसकी हाइट तो 20 मीटर ही है और ये लिखा है कि ये 20 मीटर की शैडो बना रहा है, ये शैडो दे रखी है, ये लेंथ है 20 मीटर, सॉरी ये है 10 मीटर, शैडो कम है, और हाइट है मेरी 20 मीटर की। तो शैडो मेरा ऐसे छोटा है, 2:1 के फैक्टर में। अब देखो एक और बात, कभी भी कोई भी चीज़ें ऐसी खड़ी हो, कोई भी फिगर तो तुम्हारे पास, जैसे ये पेंसिल है यहाँ पे या फिर कुछ भी है, सेम टाइम पे अगर शैडो बनती है, तो जैसे कि मैंने ट्री वाले एग्जांपल में बताया था, अगर वो तुम ट्रायंगल बनाओगे, इसको मैं एक सिंगल टावर मान रहा हूँ और ऐसे शैडो है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा और कोई भी ट्रायंगल बनेगा किसी भी शेप का, उस टाइम पे वो सिमिलर होंगे सारे, एक टाइम पे अगर सन शैडो मार रहा है तो। ऑल राइट, एट द सेम टाइम, देखो टाइम इसलिए, द टावर कास्ट द शैडो 50 मीटर लॉन्ग। अब इसकी शैडो की लेंथ दे रखी है कि ये तो 50 मीटर है, इसकी लेंथ नहीं दे रखी, निकाल सकते हो 100 मीटर। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है, 20/10 इज इक्वल टू 100/50, या फिर 20/100 इज इक्वल टू उनकी शैडो की वो रेशो। तो अगर ये इससे डबल है, ये भी डबल होगा, यही एमसीक्यूज का फायदा है। फिर एंड लिखा है एंड द हाउस ऑफ अजय, अब एक और अजय है, उसका जो हाउस है वो 20 मीटर की शैडो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका घर की लेंथ 40 मीटर है, ये इससे डबल है, फोटो में नहीं लग रहा बस। तो क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर 100 मीटर, सब तो कर लिया हमने यहाँ पे। फिर क्या पूछा अगला, What will be the length of shadow of tower when Vijay's house casts a shadow of 12 मीटर। अब यहाँ पे देखा है कि अगर विजय का हाउस 12 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है, पहली बात तो इसका जो घर था वो 20 मीटर लंबा तो था ही, हमेशा था, ठीक है, 20 मीटर लंबा हमेशा था, और टावर की लेंथ भी हमारी आ चुकी थी 100 मीटर। वो नोट करके रखना पहले ही सारी बातें। अब शैडो तो चेंज होते रहती है ना डिपेंडिंग ऑन एंगल, अब चेंज हो चुकी है शैडो, यहाँ पहले 10 थी, ये हो चुकी है 12, तो ये कितनी होगी, इन्होंने पूछा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर इफ द शैडो ऑफ द टावर विजय हाउस कास्ट द शैडो ऑफ 12 मीटर। तो अगेन मान लेते हैं ये है x, तो वही रेशो लगा दो, या तो हाइट की रेशो और शैडो की रेशो, या फिर एक ही बात है 20/12 इज इक्वल टू 100/x, लेंथ अपॉन शैडो की लेंथ इज इक्वल टू इसकी लेंथ अपॉन इसकी शैडो की लेंथ, तो x आ जाएगा मेरा कितना 100 × 12/20, तो कैंसिल आउट करो, 2 हट गया, फिर यहाँ से 6 आ गया, तो 60, तो इस बार 60 मीटर की शैडो होगी, 50 की नहीं होगी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। पहली बात, टावर की लेंथ निकल चुकी है 100 मीटर, इसकी लेंथ हमेशा से 20 मीटर थी, इसकी लेंथ हमेशा से थी 40 मीटर की, ये दे रखा है ना, आई गेस ये हमने निकाल ही दिया था, हाँ, क्योंकि उस वक्त जब शैडो 20 की आ रही थी तो हमने ये निकाल लिया कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। ऑल राइट, ये सीन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस, वो तो हम पहले निकाल चुके थे 40 मीटर, तो उसको पहले ही कर दो, ठीक है, टिक मार्क कर दो, पहले क्वेश्चन से सॉल्व हुआ है, याद रखना, ये एक्चुअली पहले से नहीं, वो इसी इन्फॉर्मेशन से हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ पार्ट की। व्हेन द टावर कास्ट द शैडो 40 मीटर, अगर टावर की शैडो 40 मीटर है, बाय द वे इसकी हाइट चेंज नहीं होगी कभी, शैडो की हाइट चेंज होती है, और इसकी हाइट में हमने निकाल रखी थी 20 मीटर, और इसकी हाइट है 40 मीटर। शैडोज अब चेंज हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखूंगा या 12 भी नहीं लिखूंगा। अगर टावर की 40 है तो पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय's हाउस, नॉट विजय's हाउस, अजय's हाउस। मान लेते हैं ये लेंथ है मेरी y, तो अगेन दिस अपॉन दिस 100/40 इज इक्वल टू 40/y, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 40 × 40/100, तो 1600/100 यानी कि 16, तो 16 मीटर है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिखने में बिल्कुल सेम लगेगा लेकिन अगला अलग है। व्हेन द टावर कास्ट द शैडो 40 मीटर, अगेन 100 मीटर की टावर की लेंथ है, 40 मीटर की इसकी शैडो है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडोज ऑफ विजय's हाउस,
विजय की बात हो रही है, अजय की नहीं हो रही। तो इसकी हाइट थी 20 मीटर, तो इसकी शैडो मान लेते हैं x है, तो 20/x इज इक्वल टू 100/40। तो x आ गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 × 20 800/100 यानी कि 8। डी इज द करेक्ट आंसर। सुपर सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले केस बेस्ड स्टडी पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, रोहन वॉन्ट्स टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द नेटिव। कहीं भी गया होगा वहाँ पे, तो उसको एक तालाब दिख गया यहाँ पे। ही मार्क्स पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट एज ऑफ अ पॉन्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ही मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कनेक्टिंग बी विद अदर पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। एंड उसके बाद क्या है, अच्छा 2 बार लिख दिया, बी विद अनदर पॉइंट कनेक्टिंग सी, यहाँ पे इसको काट देते हैं। देखो बी विद अनदर पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, 2 बार लिख दिया, टाइपिंग एरर, ठीक है। कनेक्टिंग सी टू अ पॉइंट डी, कनेक्टिंग सी टू अ पॉइंट डी ऑफ 40 मीटर, ठीक है। एंड फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है कनेक्टिंग सी टू डी, ठीक है। फिर ए, अच्छा डी टू द पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। अब ये 30 मीटर में कर दिया, थोड़ी सी इशू है यहाँ पे टाइपिंग की, बट तुम समझ सकते हो 30 मीटर है, 40 मीटर है, टोटल होगा 50 मीटर। क्यों, ये 90 डिग्री है, 3 4 5 30 40 50। तो क्या तुम बची हुई ए बी की लेंथ निकाल सकते हो? ऑफकोर्स 50 - 12 38, ठीक है। सच दैट ए डी सी इज 90। तो यार हुआ क्या कि जब उसको लेंथ निकालनी थी तो उसने किया क्या, उसने यहाँ पे किया क्या, एक तो इतनी अजीब हरकत क्यों की है, क्योंकि लेंथ पता नहीं थी उसकी, तो बी से लेकर वो एक ऐसी पॉइंट पे गया सी पे जो कि 12 मीटर पे है, या तो उस पॉइंट के सीधा सीधा चलता रहा, पर अपनी लेंथ नाप के इस बार वहाँ से वो एक 40 मीटर चलता है कहीं, और फिर वहाँ से ए का एंगल 90 डिग्री बन जाता है सच दैट। तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, ये टोटल 50 है, तो 50 - 12 38 पॉइंट की लेंथ आ गई। पूछा क्या गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री इज विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी। ए सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ अगर तुम सिमिलैरिटी टिक कर दोगे नंबर कट जाएगी। क्यों, 30 40 50 ए सी की लेंथ पूछिए, अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं अपना अगला सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ए सी, 50 मीटर। प्रॉपर्टी निकाली तो सॉल्व भी कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। 7 24 25 करता है, 15 8 17 करता है, 5 12 13 करता है, 20 20 नहीं करता। अब तुम बोलोगे यार पहला वाला क्यों करता है, 49 ये याद होना चाहिए तुम्हें, प्लस 576 होता है 24 का स्क्वायर, 626 होता है 26 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 625 विच इज 25 का स्क्वायर। 15 8 17 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289, ट्रू। 5 12 13 सबको पता है 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, जबकि ये गलत हो जाएगा मेरा, ऐसा क्यों, 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 8 कितना 81 841, जबकि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है 864 आई बिलीव 864 होता है, भी ऐसे ही कुछ होता है, तुम सॉल्व कर ही सकते हो इस चीज़ को, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है कर ही लेते हैं। अब आ ही गए तो 28 का स्क्वायर निकालते हैं ज़रा, 30 - 2 का होल स्क्वायर 900 प्लस 4 - 32 160 इंटू 2 120, तो कितना आ गया 900 - 120 करो तो 784 आता है गेस, ठीक है। तो दिस इज 784 एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 784, एनीवेज 28 के स्क्वायर में 1 नहीं आएगा एंड में, तो दिस इज रॉन्ग। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला फोर्थ, फाइंड द लेंथ ए बी, निकाल तो चुके थे 38 मीटर, माइनस करना है बस अब तो। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड, रोप, अब इसने पूरी रोप से ये बनाया है, तो रोप की लेंथ कितनी है 12 प्लस 40 प्लस 30 70 प्लस 12, कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे 82 मीटर। इसी के साथ हमारा यार ये वाला फोर्थ वाला जो होता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन वो होता है ख़त्म, और हमारा ट्राइंगल्स के जितने भी MCQs थे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए आपके एग्जाम के लिए, ये आपके लिए यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने खुद क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए होगे रादर दैन मेरे वाले एक्सप्लेनेशन देख के, अगर वो किया है तो आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे। आपसे मिलते हैं यार अगली वीडियो में, एक स्ट्रैटेजी यार बनाऊंगा, अगर आप बोलते हो कमेंट्स में तो बताइएगा मेरे को कि अगर आपको 1 मंथ की स्ट्रैटेजी चाहिए तो, ठीक है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।